सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में है, जो परिषदीय शिक्षकों को 300 रुपये TLM भत्ता देने का ऐलान सरकार ने किया हुआ है और यह मासिक होगा या वार्षिक, आपको इस वीडियो पर जानकारी दी जाएगी। और बजट 2022 पर वित्त मंत्री जी से खास बातचीत में कुछ प्रश्न और उनके जवाब हैं। इस सरकारी विभाग में अचानक बदला पदनाम, आधा हो गया मानदेय। देखिए कौन से ऐसे विभाग में परिवर्तन किया गया है जो उसका पदनाम भी बदल दिया गया है और मानदेय सैलरी भी उनकी आधी कर दी गई है। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत में यदि ये उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और देखते हैं साथियों आज की लेटेस्ट अपडेट्स। बजट 2022 पर वित्त मंत्री की खास बातचीत में जाने अपने हर प्रश्नों का जवाब। नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूती देने से लेकर बुनियादी ढांचे में डिजिटल स्वरूप को तरजीह दिया गया। डिजिटल तकनीक की ओर कदम बढ़ाने का संदेश देते हुए वित्त मंत्री ने टैबलेट पर बजट भाषण पढ़ा। प्रस्तुत है बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दैनिक जागरण के राजीव कुमार के साथ बातचीत के प्रमुख अंश। पहला प्रश्न उन्होंने किया, बजट में किसान MSME पूंजीगत खर्च के लिए घोषणाएं हुई, मिडिल क्लास के लिए सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने जवाब में, क्या किसान का परिवार मिडिल क्लास में नहीं आता है? क्या MSMI से जुड़ा व्यक्ति मिडिल क्लास में नहीं आता है? स्टार्टअप्स शुरू करने वाला मिडिल क्लास नहीं है, ये सभी मिडिल क्लास हैं, सभी सेक्टर में मिडिल क्लास हैं। पासपोर्ट की सुविधा से क्या मिडिल क्लास को लाभ नहीं मिलेगा? डिजिटल संपदा या क्रिप्टो करेंसी पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो क्या क्रिप्टो को वैध मान लिया जाए? क्रिप्टो वैध है या अवैध, इस पर विचार किया जा रहा है। स्टॉक होल्डर्स के साथ विचार किया जा रहा है और सलाह की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही इसकी वैधता पर कुछ स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन अभी इस पर टैक्स लगाने का यह मतलब नहीं है कि क्रिप्टो को वैध मान लिया जाए। चूंकि ट्रांजैक्शन हो रहा है इसलिए टैक्स लगाया गया। टैक्स लगाने से यह नहीं समझना चाहिए कि उसे वैधानिकता मिल गई। जहाँ तक करेंसी जारी करने का सवाल है तो करेंसी कोई अथॉरिटी ही जारी कर सकती है, जैसे कि RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगा, लेकिन उसके बाहर जो हो रहा है उसके लिए नियामक लाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी मान लीजिए किसी निवेशक को क्रिप्टो में निवेशक के दौरान कोई विवाद होता है तो उसे कोर्ट की शरण में जाना होगा। रोजगार को लेकर अलग से कोई घोषणा नहीं की गई। जवाब में उन्होंने दिया, सभी को अपनी क्षमता के हिसाब से नौकरी मिलती है। क्षमता बढ़ाने के लिए हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। MSME सेक्टर को मदद दी जा रही है। संपर्क वाले क्षेत्र को मदद की घोषणा की गई है। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया लाया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इन सभी सेक्टर में रोजगार निकलेंगे। सभी रोजगार परक क्षेत्र हैं। रोजगार को लेकर अलग से कोई घोषणा नहीं की गई, इस पर आपको जवाब दिया गया। पिछले बजट में विनिवेश को लेकर 1,75 लाख रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस साल ऐसा नहीं हुआ। विनिवेश को लेकर पिछले साल बजट में जिस नीति की घोषणा की गई थी, आगामी वित्त वर्ष में उसका ही अनुसरण किया जाएगा। बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इससे किसानों की आय को दुगना करने में कितनी मदद मिलेगी? विनिवेश को लेकर पिछले साल बजट में जिस नीति की घोषणा की गई थी, आगामी वित्त वर्ष में उसका ही अनुसरण किया जाएगा। बजट में किसानों के लिए दोगुना करने की घोषणा की गई थी, जिसमें किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पहले ही कई घोषणाएं हो चुकी हैं। इनमें MSP में बढ़ोतरी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत किसानों के खाते में पैसे भेजना, यूरिया के दाम को नियंत्रित रखना, मधुपालन को प्रोत्साहन देना, सोलर पंप स्कीम, अन्नदाता सोलर एनर्जी स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण के तहत खाद्य पदार्थों में वैल्यू एडिशन जैसे कई कदम किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं। राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इसका क्या उद्देश्य है?
पीएम गतिशील कार्यक्रम के तहत पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम के तहत कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसे पूरा करने में इस आवंटन का उपयोग किया जाएगा। मेरा मानना है कि राज्य पूंजीगत खर्च को लेकर काफ़ी सकारात्मक है और मैं समझती हूँ कि 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल अच्छे से हो जाएगा। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व के राज्य में रोपवे लगाया जाएगा, ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इन सब पर खर्च होगी। साथियों, इस सरकारी विभाग में अचानक बदला पदनाम, आधा हो गया मानदेय। देखते हैं कौन से विभाग में ऐसा परिवर्तन हुआ है। प्रयागराज चुनावी माहौल के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ के कई पदों का नाम बदल दिया गया, साथ ही उसका मानदेय भी आधा कर दिया गया। 25 जनवरी को इसका विज्ञापन जारी हुआ तो हड़कंप मच गया। विरोध में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ ने विकास भवन में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जिन पदों पर इस वक्त अधिक मानदेय मिल रहा है, उन्हीं पदों का नाम बदलकर मानदेय भी कम किया गया है। इससे उन्हें पदों पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी भी आशंकित हैं कि उनका भी पद कहीं समायोजित कर मानदेय न घटा दिया जाए। राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जनपद व ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारियों ने सोमवार को विकास भवन में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी सीपू गिरी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जनपद व ब्लॉक स्तरीय स्टाफ को नवंबर 2015 से 7% वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं प्राप्त हुई। जुलाई 2020 से ना तो कोई टीएडीए दिया गया, ना ही शिक्षा, मोबाइल, लैपटॉप वन प्राप्त होने वाले भत्ते दिए जा रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय में मिशन निदेशक ने सभी तरह के भत्ते दिए जाने का हलफनामा दिया है। क्या हुआ है बदलाव? नए विज्ञापन में जनपद स्तरीय जिला मिशन प्रबंधक का पदनाम बदलकर जिला फंक्शनल प्रबंधक करते हुए मानदेय को 45,000 से 75,000 से घटाकर 30,000 45,000 कर दिया गया है। इसी प्रकार ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद को समाप्त कर क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कर दिया गया है, जिसका वेतनमान 25,000 45,000 से घटाकर 12,000 से 25,000 कर दिया गया है। एक ही एजेंसी को मिला काम। प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ ने बताया कि पहले इन पदों पर नियुक्ति के लिए अलग एजेंसी का चयन होता था और मानदेय देने का कार्य दूसरी एजेंसी करती थी, लेकिन इस बार दोनों काम एक ही एजेंसी को एसएमएस को सौंपा गया है। इसे चयन प्रक्रिया में भी रखा गया है, जबकि इससे पहले ही हुई वैकेंसी में चयन की प्रक्रिया अलग एजेंसी करती थी, जबकि मानदेय देने का कार्य दूसरी एजेंसी को सौंपा जाता था। परिषदीय शिक्षकों को मिलेगा 300 रुपये टीएलएम भत्ता। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल खरीदने के लिए 300 रुपये भत्ता दिया जाएगा। व्यय शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल कोरोना काल में लंबे समय तक स्कूल बंद रहने का असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। विभाग ने बच्चों की दक्षता पर पड़ने वाले असर को कम करने, उन्हें फिर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ना लिखना सिखाने के लिए शिक्षकों को अधिगम शिक्षण सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सामग्री खरीदने के लिए 300 रुपये भत्ता दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के अपडेट्स आपको लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।